ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में हर पल एक्सपीरियंस करते हैं। इसी की वजह से चीजें हमेशा नीचे की तरफ गिरती हैं। इसी की वजह से चीजों में वेट होता है और इसी की वजह से हम किसी बिल्डिंग की छत से जंप नहीं लगा देते, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ऐसा किया तो शरीर का कचूमर निकलना तय है। हमारी डेली लाइफ के एक्सपीरियंस इसकी मौजूदगी का हर पल हमें एहसास कराते हैं। न्यूटन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे साइंटिफिकली स्टडी किया और इसे कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाई। न्यूटन ने ग्रेविटी को एक फोर्स की तरह डिफाइन किया और लगभग 400 सालों तक किसी ने भी उनके इस एक्सप्लेनेशन पर कोई डाउट नहीं किया। लेकिन 20th सेंचुरी की शुरुआत में आइंस्टीन ने कुछ ऐसा कहा जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स बट इट इज एन इल्यूजन ऑफ फोर्स विच वी एक्सपीरियंस ड्यू टू कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम अपनी डेली लाइफ में रोज एक्सपीरियंस करते हैं वो एक इल्यूजन है। मतलब ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब है इस बात का? ग्रेविटी अगर फोर्स नहीं है तो फिर क्या है? ये कैसे पैदा होती है? ये सब पता करेंगे आज की इस वीडियो में, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। लंबे अरसे से एक सवाल लोगों को परेशान करता था कि आखिर चीजें नीचे ही क्यों गिरती हैं। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने इसका सॉल्यूशन देते हुए कहा कि हर चीज वापस उसी जगह पहुंचना चाहती है जहां से वो आई है। जैसे ठोस चीजें, उनका संबंध धरती से है तो वो धरती पर गिर जाती हैं। पानी का संबंध समुद्र से है तो वो पर्वत, झरने, नदियों से होता हुआ अंत में समुद्र में लौट जाता है। और गैसेस जैसे कि भाप या धुआं, उनका संबंध एटमॉस्फेयर से है तो वो हमेशा ऊपर उठकर एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। यह सॉल्यूशन कई सदियों तक लोगों को संतुष्ट करता रहा, तब तक जब तक कि किसी ने साइंटिफिकली इसके बारे में नहीं सोचा। 17th सेंचुरी में पहली बार न्यूटन ने साइंटिफिकली इस बारे में सोचा और लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज की। उन्होंने ग्रेविटी को दो बॉडीज के बीच में लगने वाले एक फोर्स की तरह डिफाइन किया। बॉडीज का मास जितना ज्यादा होगा, उनके बीच की दूरी जितनी कम होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। उनके इस एक्सप्लेनेशन ने बहुत सारे सवालों को एक झटके में हल कर दिया। लेकिन एक सवाल अब भी बना रहा कि आखिर ये फोर्स पैदा कैसे होती है। इसके साथ ही इस फोर्स के साथ एक अजीब बात भी थी कि ये सभी ऑब्जेक्ट्स को एक ही रेट से एक्सेलरेट करती थी, भले ही उनका वजन कम हो या ज्यादा हो। और इसलिए जैसा कि आप जानते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी की वैल्यू किसी एक जगह पर सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए एक समान ही होती है। धरती पर यह लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। यानी अगर एक 100 किलो और एक 1 किलो के ऑब्जेक्ट को किसी ऊंची जगह से छोड़ा जाए तो वो दोनों एक ही रेट से एक्सेलरेट करेंगे और एक साथ ही जमीन पर गिरेंगे। पर डेली लाइफ कंडीशन में अगर हम चाहें तो इसे कर देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसका कारण है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की मौजूदगी की वजह से गिरते हुए ऑब्जेक्ट्स पर हवा का रेजिस्टेंस लगता है और जिसकी वजह से हल्की चीजें बाद में जमीन पर गिरती हैं। लेकिन अगर इस एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम में किया जाए तो हल्की और भारी चीजें दोनों ही एक साथ जमीन पर गिरती हैं। अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट डेविड स्कॉट ने यह एक्सपेरिमेंट मून पर करके दिखाया था और चूंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो फेदर और हैमर दोनों ही एक साथ मून की सरफेस पर गिरते देखे जा सकते हैं। लेकिन बावजूद इन सब सवालों के, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स के मोशन को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता था और इसलिए लगभग 400 सालों तक किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर 20th सेंचुरी की शुरुआत में आइंस्टीन जब अपने ऑफिस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक शानदार विचार आया। उनका ऑफिस, जो कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में था जिसमें शीशों की सफाई का काम चल रहा था, उन्होंने वहां बैठे बैठे एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया कि अगर बिल्डिंग के शीशों को साफ करने वाला अपने प्लेटफॉर्म से गिर जाए तो वो तुरंत ही अपने आप को वेटलेस कंडीशन में पाएगा। ऑब्वियसली तब तक जब तक कि वो ग्राउंड को हिट नहीं करता। ये वेटलेसनेस जो कि वो फील कर रहा है वो डिस्टेंट स्पेस में अपने स्पेसशिप में मौजूद किसी एस्ट्रोनॉट की वेटलेस कंडीशन से किस तरह अलग है? आखिर दोनों की कंडीशन में क्या अंतर है? देखा जाए तो दोनों ही वेटलेस कंडीशन में है, पर धरती पर किसी ऊंची जगह से गिर रहा व्यक्ति मोशन में है और वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट कर रहा है। अगर ग्रेविटी एक फोर्स है तो ये एक्सेलरेशन उसे महसूस होना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे कि जब आप अपनी कार को एक्सेलरेट करते हैं तो आपको एक बैकवर्ड पुश महसूस होता है, जिसकी वजह है इनर्शिया यानी जड़त्व। पर जो पर्सन फ्री फॉल कर रहा है उसके अनुसार तो वो वेटलेस कंडीशन में है और कोई फोर्स उस पर एक्ट कर रही है, उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा।
तो आखिर गड़बड़ कहां पर है? मोशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। बिल्डिंग से गिरते हुए इंसान को जब बिल्डिंग के अंदर के लोग देखेंगे तो उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार गिरने वाला पर्सन मोशन में है, जबकि वो रुके हुए हैं। लेकिन गिरने वाले पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो रुका हुआ है और बिल्डिंग मोशन में है। तो आखिर कौन सही है? इसे समझने के लिए एक काम करते हैं। जो एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में मौजूद है उसके शिप को 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलेरेट करते हैं। अगर ऐसा किया गया तो वो एस्ट्रोनॉट अपने शिप में बिल्कुल उसी तरह ग्रेविटी को फील करेगा जैसा हम धरती पर फील करते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो असल में गिरने वाला पर्सन एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, बल्कि धरती की सरफेस लगातार एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? आफ्टर ऑल धरती कोई एक्सेलरेटिंग स्पीड से फूल रहा बैलून नहीं है। ये सब चल क्या रहा है? आइंस्टीन का यहां पर कहना था कि बिल्डिंग से गिर रहे इंसान और स्पेसशिप में मौजूद एस्ट्रोनॉट की कंडीशन में असल में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे एक अट्रैक्टिव फोर्स की तरह डिफाइन किया जाता है वैसा कुछ है ही नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स वास्तव में एक इल्यूजन है। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक इल्यूजन है तो फिर हम इस फोर्स को अपनी डेली लाइफ में फील करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? आखिर चीजों में वेट किस वजह से आता है? आखिर वो नीचे क्यों गिरती हैं? जैसे वो बिल्डिंग से गिरने वाला इंसान, आखिर वो क्यों नीचे गिर रहा है? आखिर वो क्या है जो उसे नीचे गिरा रहा है? आइंस्टीन का कहना था कि वो नीचे गिर रहा है क्योंकि वो एक कर्व स्पेस टाइम में मौजूद है। कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट जो स्पेस टाइम में मौजूद है, स्पेस टाइम में कर्व पैदा करता है। जितना ऑब्जेक्ट का मास होता है, कर्व उतना ही ज्यादा होता है। कर्व स्पेस टाइम में मौजूद ऑब्जेक्ट्स एक स्ट्रेट पाथ के बजाय एक कर्व पाथ को फॉलो करते हैं और इसीलिए वो समय के साथ नजदीक आते जाते हैं। कर्व स्पेस टाइम चीजों को कैसे प्रभावित करता है, इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि धरती की सतह कर्व्ड है। मान लीजिए आप और आपका एक फ्रेंड इक्वेटर पर अलग अलग लॉन्गिट्यूड लाइंस पर मौजूद है और अब आप दोनों यहां से एक ही रफ्तार से एकदम सीधी रेखा में नॉर्थ पोल की ओर सफर शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप दोनों पास आते जाएंगे, बावजूद इसके कि आप एकदम सीधी रेखा में चल रहे हैं और आप दोनों के बीच कोई अट्रैक्टिव फोर्स भी वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी आप दोनों पास आते आते आखिरकार नॉर्थ पोल पर पहुंचकर मिल जाएंगे। इसी तरह एक कर्व स्पेस टाइम में मौजूद ऑब्जेक्ट्स पास आते जाते हैं। इस एक्सप्लेनेशन से यह भी समझा जा सकता है कि हल्की और भारी दोनों ही चीजें धरती पर एक साथ क्यों गिरती हैं, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ देयर वेट वो दोनों ही एक ही कर्व स्पेस टाइम को फॉलो कर रही होती हैं। स्पेस टाइम टेल्स मैटर हाउ टू मूव एंड मैटर टेल्स स्पेस टाइम हाउ टू कर्व। यानी स्पेस टाइम बताता है कि मैटर को किस तरह मूव करना है और मैटर बताता है कि स्पेस टाइम को किस तरह कर्व होना है। फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर का यह शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आइंस्टीन की थ्योरी को बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर देता है। लेकिन शायद एक सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा कि दोनों फ्रेंड नॉर्थ पोल पर मिल सके क्योंकि वो दोनों एक कर्व सरफेस पर एक ही रफ्तार से सीधी रेखा में चल रहे थे। लेकिन धरती पर मौजूद चीजें तो कहीं किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही होती, तो फिर आखिर वो क्यों धरती की ओर गिरती हैं? तो उसका जवाब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में एकदम स्टेशनरी कंडीशन में भी है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन तब भी वो स्पेस टाइम में हर समय लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो हमें ये मोशन महसूस क्यों नहीं होता? इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि मोशन कोई भी हो हमेशा रिलेटिव यानी सापेक्ष होता है। जैसे आप कार में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो आपका ये मोशन अर्थ पर किसी पॉइंट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानकर है। अर्थ अपनी ऑर्बिट में मूव करते हुए सन का चक्कर लगा रही है। यहां पर ये मोशन सन के रिलेटिव है। सन मिल्की वे के सेंटर का चक्कर लगा रहा है तो यहां पर ये मोशन मिल्की वे के सेंटर के रिलेटिव है। इमेजिन कीजिए कि आप स्पेसशिप में किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर कि दूर दूर तक जहां भी आप देख सकते हैं वहां तक कुछ भी नहीं है। आप कैसे पता करेंगे कि आपका स्पेसशिप किस स्पीड से चल रहा है, या ये चल भी रहा है या रुका हुआ है? किसी से रिलेट किए बिना मोशन को डिफाइन नहीं किया जा सकता। और दूसरा रीजन है कि स्पेस टाइम एक 4D स्ट्रक्चर है जिसमें 3 डायमेंशन स्पेस की और 1 डायमेंशन टाइम की है। 3 डायमेंशन स्पेस में मौजूद हर चीज लगातार 4th डायमेंशन यानी टाइम में मूव कर रही है। हम अपने सेंस ऑर्गन से 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक 4 डायमेंशनल दुनिया कैसी होती है हमें इसका जरा भी अंदाजा नहीं। हम एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहने वाले क्रीचर हैं जिन्हें 4 डायमेंशनल वर्ल्ड के बारे में नहीं समझाया जा सकता। वैसे ही जैसे 2 डायमेंशनल वर्ल्ड के क्रीचर को 3 डायमेंशनल दुनिया कैसी होती है ये नहीं समझा सकते। इसे यूं समझिए जैसे कि 2 डायमेंशनल वर्ल्ड के किसी क्रीचर को अगर किसी ग्लोब पर छोड़ दिया जाए
तो वो ये कभी नहीं समझ पाएगा कि वो एकदम सीधा चलने के बावजूद बार बार घूमकर वापस उसी जगह कैसे आ जाता है, क्योंकि ग्लोब जैसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। आमतौर पर ग्रेविटी को समझाने के लिए एक फ्रेम पर कसे हुए लचीले फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आपने यूट्यूब वीडियोज में भी देखा होगा, जिसमें उस फैब्रिक को स्पेस टाइम बताया जाता है जो किसी हैवी ऑब्जेक्ट के रखने पर कर्व हो जाता है। पर असल में ग्रेविटी का ये विजुअलाइजेशन सही नहीं है। फैब्रिक 2 डायमेंशनल है जबकि स्पेस टाइम 4 डायमेंशनल है। इसका सही विजुअलाइजेशन कुछ इस तरह का होगा, जहां स्पेस ग्रिड लगातार ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास की तरफ फ्लो करता रहता है। स्पेस टाइम का ये कंटिन्यूस फ्लो ही ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के पास ले आता है और हमें ऐसा फील कराता है जैसे उनके बीच कोई फोर्स लग रही हो, जबकि यह कोई फोर्स नहीं बल्कि फोर्स का इल्यूजन है जो स्पेस टाइम के फ्लो की वजह से पैदा होता है। अगर अर्थ की बात करें तो स्पेस टाइम के इस फ्लो की वजह से ही अर्थ की सरफेस और एक एक्सेलरेटिंग स्पेसशिप के फ्लोर में एक जैसा इफेक्ट महसूस होता है। हो सकता है आपको ये सब कल्पना से परे लग रहा हो। आप ही ऐसे इकलौते नहीं हैं। जब आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी को दुनिया के सामने रखा था तो आम आदमी की तो छोड़िए, दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों को भी ऐसा ही लगा था। बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस, इफ यू हैव डाउट यू कैन टेस्ट इट। और आइंस्टीन ने भी अपनी थ्योरी को टेस्ट करने का तरीका बताया था। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। आइंस्टीन का कहना था कि यदि वास्तव में मास और एनर्जी स्पेस टाइम में कर्व पैदा करती है तो किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के पास से गुजरने वाली लाइट को अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होना चाहिए। हमारे सबसे पास में सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट सन है, तो अगर हम आसमान में सन के पास दिखने वाले स्टार्स की पोजीशन को उनकी उस पोजीशन से कंपेयर करें जब सन उनके पास नहीं होता, तो तारे अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़े डिफ्लेक्ट महसूस होने चाहिए। लेकिन इसमें एक समस्या थी कि सूरज की तेज चमक की वजह से बैकग्राउंड में मौजूद तारों को देख पाना इम्पॉसिबल था। इसके लिए जरूरी था कि सूरज की रोशनी को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया जाए। लकीली नेचर खुद टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान हमें ऐसा चांस देती है। मई 1919 में हुए एक टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान कई वैज्ञानिकों ने फोटोग्राफिक प्लेट पर सूरज के बैकग्राउंड में मौजूद स्टार्स को कैप्चर किया। बाद में जब इनकी एक्चुअल पोजीशन को कैलकुलेट किया गया तो जितने डिफ्लेक्शन की प्रेडिक्शन आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी से की थी वो अपनी पोजीशन से उतने ही डिफ्लेक्ट पाए गए। इस एक्सपेरिमेंट ने आइंस्टीन की थ्योरी पर वैलिडिटी की स्टैंप लगा दी और इस तरह आइंस्टीन ने हमें न केवल ग्रेविटी बल्कि हमारे आसपास मौजूद इस दुनिया को समझने का भी एकदम नया नजरिया दे दिया। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो के अंत में मैं अपने व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को उनके अनकंडीशनल लव के लिए थैंक यू बोलना चाहूंगा एंड ऑल्सो अ बिग थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स एंड सपोर्टर्स। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।